अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर है डेटाबेस के डिफरेंट कंसेप्ट्स के हवाले से, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैंने लिया है ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये अपनी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस हवाले से ये एक बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करनी है। स्पेशली एक हमारा बड़ा आगे कंसेप्ट आएगा, वो है नॉर्मलाइजेशन का, जिसको आपने काफ़ी सर्च भी किया होगा, सुना भी होगा, तो उसके ऊपर भी हम आपको लेक्चर देंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपने नॉर्मलाइजेशन से पहले एक चीज़ को समझना है, वो है डेटाबेस की अनॉमलीज़ को, डेटाबेस के प्रॉब्लम्स को, डेटाबेस के डिफरेंट एरर्स को जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। तो जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं पता होती तब तक हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। जब हमें प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा होता है तो फिर हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम बेहतर तरीके से डेटाबेस की डिफरेंट पॉलिसीज़ को, डिफरेंट अपने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसिंग अनॉमलीज़ हैं, हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद से पहले अंदाज़ा नहीं है या नॉलेज नहीं होगा कि हमारे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो हम किसी भी तरीके से एक बेहतर नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी की तरफ नहीं जा सकते। तो मैंने एक आज का जो टॉपिक लिया है वो यही है कि मेरे ऑब्जेक्टिव आज के यही हैं कि आपको डिफरेंट तरह की वो प्रॉब्लम्स बता सकूं जो डेटाबेस के अंदर मौजूद होती हैं और हमने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है, ताकि हम एक बेहतर तरीके से डेटाबेस को नॉर्मलाइज भी कर सकें और हम मेक श्योर कर सकें उन गोल्स को जो डेटाबेस के साइंटिस्ट ने सोचे हुए हैं कि हम एक अच्छा एक्यूरेट वे ऑफ डेटा स्टोरेज जो है ना वो दुनिया के लिए पॉसिबल बनाए। तो सबसे पहले मैं अगर ऑब्जेक्टिव की तरफ आऊँ तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो 3 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये है कि हम डाटा रिडंडेंसी को आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट इज़ डाटा रिडंडेंसी एंड हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वो भी हम देखेंगे उसके वाले से भी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिडंडेंसी कितनी तरह की होती है और वो डिफरेंट तरह की फाइल्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि इंटीग्रेशन और रिडंडेंसी के अंदर क्या जो है ना वो बुनियादी डिफरेंस है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हम डाटा इंटीग्रेशन कर रहे हों तो क्या कहीं उसके अंदर हमने कोई रिडंडेंसी की अनोमली तो नहीं खुद से जानने या अनजाने में क्रिएट तो नहीं कर दी, जो कि हमारे डेटाबेस को बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा मैं आपको फिर एट द एंड इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, रिट्रीवल अनोमलीज के बारे में भी गाइड करूंगा। और याद रखिएगा इन सब का जो फाइनल सोल्यूशन है वो हम आने वाली वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इसको देखेंगे। लेकिन मैं बारहा कह रहा हूँ कि जब तक आपको एरर्स की समझ नहीं होती तब तक आप नॉर्मलाइजेशन को अच्छे तरीके से कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा इसको आगे। तो जो ये है बुनियादी कंसेप्ट जो कि हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो डाटा इंटीग्रेशन और डाटा रिडंडेंसी के बुनियादी कंसेप्ट को पहले आपने समझना है। तो जो आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हैं मैंने आपके लिए नोट्स, उसमें हम ये कहते हैं कि हम जो डाटा इंटीग्रेशन है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम डिफरेंट जो हमारी एंटिटीज़ हैं, जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, वो डाटा एलिमेंट्स, वो फाइल्स या वो एंटिटी एट्रीब्यूट्स जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से, हम उनको एक फाइल के अंदर, डाटा हार्डवेयर के अंदर एक फाइल बना के स्टोर करना चाहते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, लेकिन वो अगर रिलेटेड हैं तो हम उन सब को एक फाइल के अंदर जम करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ये है हमारा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। और इसके अगेंस्ट अगर हम ये भी देख लें आगे, वो ये भी हमारे पास एक चीज़ आती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप। मैंने यहाँ पे आपके पास ये सेकंड पॉइंट बनाया है, वो ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज़ हैं लेकिन जो उनकी जो एट्रीब्यूट, जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो एक जैसे एट्रीब्यूट्स रखती हैं एंटिटी, जिनको हम एंटिटी टाइप भी कहते हैं, तो हम उन एंटिटी टाइप्स का डाटा भी एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकें। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी है और अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर 12 या 15 या 200 स्टूडेंट्स आप कह लें जो कि मल्टीपल हैं, तो जो 200 स्टूडेंट्स हैं, अब हर स्टूडेंट एक एंटिटी है। लेकिन अगर हम स्टोरेज लेवल को सोचें और अगर हम डाटा की कम्प्लेक्सिटी को देखें, तो अगर हम 200 एंटिटीज़ स्टूडेंट्स की क्रिएट कर दें और 50 एंटिटीज़ टीचर्स की क्रिएट कर लें, तो हमारे लिए जो डाटा स्टोरेज है, जो हमारा डेटाबेस का एक एल्गोरिदम है, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट तकरीबन एक जैसे हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है सब्जेक्ट्स का या क्लास लेवल्स का,
उनके जो बुनियादी एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके सेम हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट की एक फ़ाइल क्रिएट करें और हम उस फाइल के अंदर सारे जो हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं हम एक डाटा स्टोरेज के अंदर उसको एक नाम से सेव कर दें, और नाम के अंदर जो रिकॉर्ड हैं हम उनको अलग अलग ही रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरेज लेंगे वो एक होगा। उनका स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज नेम, स्टोरेज एड्रेस एक होगा, लेकिन जो उनके इनर रिकॉर्ड्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे। ये है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अगर हम रिडंडेंसी को देखें तो हमारे पास जो आगे मैंने आपके लिए नोट्स पर ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन किया कि डाटा इंटीग्रेशन जो है वो एबिलिटी टू टाई टुगेदर पीसेस ऑफ रिलेटेड डाटा है। और अगर आप रिडंडेंसी को देखें तो सेम फैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्टोर्ड मोर देन वंस विद इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम एक एंटिटी को रिपीटेडली रीडिफाइन करें डिफरेंट नेम्स के साथ, फॉर एग्जांपल हम एक एंटिटी बना लेते हैं अपने पास क्लाइंट की और एक एंटिटी बना लेते हैं कस्टमर की। अब क्लाइंट और कस्टमर में कोई फ़र्क नहीं है, बुनियादी तौर पे दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को दो नाम दे देते हैं अलग अलग से और हम इन्हें स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर दो नेम के साथ स्टोर करते हैं, हालांकि वो एक ही कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लाइंट या कस्टमर, तो ये आपके पास एक काइंड ऑफ रिडंडेंसी आती है। या अगर आप एक एंटिटी के रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम लेकर आए तो ये भी आपके पास रिडंडेंसी है। अगर आप एक इंस्टेंस को मल्टीपल टाइम मल्टीपल टेबल्स के अंदर रीडिफाइन कर रहे हैं तो भी ये रिडंडेंसी है। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि अगर एक स्टूडेंट मेरे पास है और मैंने उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो बेसिक इन्फो का टेबल मैंने बनाया उसमें मैंने रख ली, और अगर मैं उसकी फ़ी का टेबल बनाता हूँ और मैं दोबारा उसके अंदर रोल नंबर भी लिखूँ, नेम भी लिखूँ, उसका फादर नेम भी लिखूँ और आगे उसकी फ़ी अमाउंट लिखूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही जो मेरा स्टूडेंट इंस्टेंस है उसको मल्टीपल टाइम रीडिफाइन किया। हालांकि स्टूडेंट इन्फो के टेबल में वो डिफाइन हो चुका है, तो मुझे अब सिर्फ मैक्सिमम उसकी प्राइमरी की कॉपी करनी चाहिए, उसके स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, बाकी नया रिकॉर्ड डालना चाहिए, बजाय ये कि मैं उसको फिर रीडिफाइन करूँ। तो ये आपके पास रिडंडेंसी है कि जब आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम डिफाइन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में और रिडंडेंसी में फ़र्क है। इंटीग्रेशन में एंटिटी इंस्टेंसेस या एंटिटीज इटसेल्फ डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको एक स्टोरेज डिवाइस में एक फाइल के अंदर एक नाम और एक एड्रेस के साथ स्टोर कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन है। और अगर एक चीज़ को अलग अलग आपने डिफाइन कर दिया मल्टीपल टाइम, एक एंटिटी को दो तीन जगह पर आपने सेव किया हुआ है मुख्तलिफ नामों के साथ या मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर, तो ये आपके पास रिडंडेंसी ऑफ द डाटा कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें डिसएडवांटेज क्या होगा, डाटा रिडंडेंसी से प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। तो रिडंडेंसी जो है ना वो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारी डिस्क स्पेस को ज़ाया कर रहा है। जब मैंने कहा कि आपने एक ही चीज़ को तीन टेबल में रखा हुआ है तो आपकी स्पेस का ज़ाया हो रहा है, आपकी जो स्पेस है, एलोकेटेड स्पेस है, वो ज़ाया होगी। ठीक है, आप का जो डेटाबेस डेवलपमेंट का जो ख्वाब है, डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमने डाटा को कम्पैक्ट मैनर में रखना है, यानी हमने कम मेमोरी स्पेसेस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को सेव कराना है। लेकिन अगर हम रिडंडेंसी करेंगे तो हम उल्टा अपनी जो मेमोरी स्पेसेस हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपके पास जब रिडंडेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा जो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर भी देखेंगे और हमें वहाँ पे भी इससे जो है ना वो अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये है कि जब आपके पास जो रिडंडेंसी आती है डाटा की तो वो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हमेशा डाटा रिडंडेंसी डाटा इनकंसिस्टेंसी की तरफ लीड करती है। अब व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी? दैट मीन्स कि जब एक रिकॉर्ड मल्टीपल टेबल्स में मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, तो वो रिकॉर्ड अगर अपडेट हुआ या चेंज हुआ, तो अगर मैंने एक रिकॉर्ड तीन जगहों पर रखा हुआ है तो जब मैं चेंजिंग करने की तरफ जाऊंगा तो शायद मैं एक जगह चेंजिंग कर दूं, बाकी दो जगहों पे मैं चेंजिंग ना कर पाऊं। मुझे याद नहीं रही, अब मेरी को क्यूरी ऐसी है कि जिसने किसी खास टेबल को टारगेट किया और किसी टेबल को एलिमिनेट कर दिया, ज्वाइन प्रॉपर नहीं लग पाया, तो उस वजह से भी मेरा जो रिकॉर्ड है वो एक ही एंटिटी इंस्टेंस का रिकॉर्ड किसी एक जगह पर कुछ और होगा, किसी दूसरी जगह पर कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बेसिक इन्फो में भी है और फ़ी के टेबल में भी है, तो अगर हम बेसिक इन्फो के अंदर
जो स्टूडेंट का नेम है उसके स्पेल कुछ और लिख दें, और जो फ़ी का टेबल है उसके अंदर उसके स्पेल जो नेम के हैं वो कुछ और लिख दें, तो इसको हम डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये एक जो अपडेटेड प्रॉब्लम है इसके अंदर आ जाता है कि आप जब अपडेट कर रहे हैं, चेंजिंग कोई भी कर रहे हैं, आपने स्पेलिंग चेंज की है, आपने कोई फ़ी अमाउंट चेंज की, आपने कुछ भी चेंजिंग की है, तो वो किसी एक जगह पे कुछ शो कर रहा है, किसी दूसरी जगह पे कुछ और शो कर रहा है। तो ये एक मेजर और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये फिर जो इनकंसिस्टेंसी है ये हमें लीड करती है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम की तरफ। इंटेग्रिटी कहते हैं करेक्टनेस को, ठीक है। जो डेटाबेस का सबसे बुनियादी गोल है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो है डाटा इंटेग्रिटी, कि डेटाबेसेस डाटा के अंदर एरर्स को नहीं आने देते। लेकिन अगर हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हुआ, हमारा डाटा रिडंडेंट हुआ, तो वो डेफिनेटली हमारा जो डेटाबेस है वो इंटेग्रल नहीं रहेगा और डाटा इंटेग्रिटी ज़ीरो हो जाएगी। हमारा डाटा एरर्स को कंटेन करेगा, और ये हमारे जो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो इस कंसेप्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनको ये ट्रस्ट जो है उनका लैक करेगा। तो ओवरऑल जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो हमने कभी भी डाटा रिडंडेंसी नहीं होने देनी ताकि इनकंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ ना आए। आगे हम बढ़ते हैं। तो इंटेग्रिटी ये आपके सामने मैंने मेंशन भी कर दिया कि इंटेग्रिटी एक्यूरेसी ऑफ द डाटा है। जो इनएक्यूरेट डाटा होता है ना वो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक आपके पास पिक्चोरियल एग्जांपल है डाटा रिडंडेंसी की, कि जब आप एक चीज़ की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं तो हो सकता है मल्टीपल जगहों के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो। तो जब वैल्यू चेंज होगी दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी और डाटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटेग्रिटी ये है कि आपके पास आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता ही नहीं है कि कौन सा जो टाइम वैल्यू है वो सही है, ठीक है। तो जब आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, आप करेक्टनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये आपको डाटा मिसलीडिंग की तरफ लेके जाता है, एरर और फॉल्स इंफॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है। अगर हम ये इसकी और रिकॉर्ड बेस्ड एग्जांपल लें, अब ये मैंने एक टेबल आपके सामने लेकर आया जिसमें एक ही कस्टमर नंबर है और एक ही कस्टमर नेम के साथ उसके रिकॉर्ड अगर 3 जगहों पे मौजूद हैं, सेल्स की फाइल में मौजूद है, रिसीवेबल अकाउंट के अंदर और क्रेडिट फाइल के अंदर मौजूद है, तो ये मल्टीपल रिडंडेंट रिकॉर्ड है। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड बेसिक इन्फो में भी और फी में भी मौजूद है। अब यहाँ इस कस्टमर का रिकॉर्ड सेल्स में भी है, अकाउंट्स में भी है और क्रेडिट फाइल के अंदर भी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर कोई चेंजिंग आती है, ठीक है, तो आपके पास जो चेंजिंग है वो आपको मल्टीपल जगहों पे करनी पड़ेंगी। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये जो कस्टमर का एड्रेस है अगर वो चेंज हो गया, ये देखिए पहले एड्रेस क्या लिखा हुआ है 123 एलम स्ट्रीट है, और उसके बाद अगर हम इसको 456 ऑक स्ट्रीट कर दें तो यहाँ पे अब 2 जगहों पे तो चेंजिंग कर दी गई, रिसीवेबल फाइल के अंदर और सेल्स फाइल के अंदर। लेकिन क्रेडिट फाइल के अंदर अगर हम चेंजिंग करना भूल गए तो ये हमारा पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है वो उसकी इंटेग्रिटी ज़ीरो हो गई, ये इनकंसिस्टेंट डाटा कहलाएगा और ये हमें हमेशा मिसलीड इन्फॉर्मेशन की तरफ करेगा। सो ये नहीं होना चाहिए। मजीद भी इसकी एग्जांपल्स हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद ये अनॉमलीज की एक बड़ी किस्म हमने डिस्कस कर ली। जो मेजर प्रॉब्लम है डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी, ये 3 पॉइंट आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा देखेंगे तो इनको ज़रूर आपको कंसेप्ट समझ आएंगे। आप इन चीज़ों के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करें परफॉर्म साथ साथ, ताकि आपको बेहतर जो है ना तौर पे कंसेप्ट्स की समझ आए। उसके बाद जो टिपिकल अनॉमलीज हमारे पास होती हैं, आम तौर पे जो टिपिकल अनॉमलीज होती हैं उनको अभी हम उनकी एक लिस्ट देखेंगे, हम उनको फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। ये वो टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली हमारी बुक्स में भी हैं, और नॉर्मली ये आपके पास जो है ना वो ड्यू टू योर कॉन्शियसनेस, जो आप लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ से, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो जाती है कि आप कॉन्शियस नहीं होते, तो आपके पास ये कुछ अनॉमलीज, कुछ एरर्स, ह्यूमन एरर्स आप इन्हें भी कह सकते हैं। एज ए ह्यूमन आप कुछ चीज़ें जो है ना वो करते हैं, जिसमें किसी भी फाइल का डिलीट कर देना, उसको चेंज कर देना, जिसको चेंज करना था उसको चेंज नहीं किया, इस तरह की चीज़ें जो है ना। तो ये मैं अभी आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये आपके पास लिस्ट है जी। डिलीशन अनॉमली है, इंसर्शन अनॉमली है और अपडेटेड अनॉमली है। तो ये आपके पास जो है ना वो डिफरेंट अनॉमलीज हैं जो मैंने अभी आपके पास डिस्कस की। तो सबसे पहले डिलीशन अनॉमली क्या है, अगर हम किसी ऐसी फाइल, किसी ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट कर दें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी डिलीशन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। एक ऐसा रिकॉर्ड
जो कि कोई पेरेंट रिकॉर्ड है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं। मसलन अगर एक कस्टमर है तो कस्टमर का अगर बेसिक जो सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड है, जो बेसिक उसकी इन्फो है, अगर हम वो डिलीट कर दें तो जो उससे जुड़ी हुई उसकी सेल्स का रिकॉर्ड है या उसकी सैलरी का रिकॉर्ड है या कुछ उसकी बिलिंग रिकॉर्ड है, वो सारा ऑटोमेटिकली हमारे लिए ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज जब एक कस्टमर डिलीट हो गया, उसकी आईडी डिलीट हो गई, तो हम कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि उसकी सेल्स क्या हैं, उसके बिलिंग जो अमाउंट है वो क्या है, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डिलीशन अनॉमली है। तो हमने कभी भी किसी ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना जो कि हमारा इंटरडिपेंडेंट हो, जिससे जुड़े हुए चाइल्ड एंटिटीज हों। इंसर्शन अनॉमली होती है कि जब भी आप किसी नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तो नया रिकॉर्ड हमेशा पहले वहां एंटर होना चाहिए जहां पे उसको प्राइमरी की असाइन हो, यानी बेस टेबल के अंदर। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि डेटाबेस के टेबल की 3 किस्में होती हैं। एक कहलाता है बेस टेबल, एक कहलाता है क्यूरी रिजल्ट्स टेबल और एक कहलाता है व्यू। तो आपने कभी भी किसी व्यू के अंदर, किसी चाइल्ड टेबल के अंदर या किसी क्यूरी रिजल्ट टेबल के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्ड्स को एंटर नहीं करना। आपने इंसर्शन हमेशा करनी होती है बेस टेबल के अंदर, ताकि बेस टेबल में जब एक रिकॉर्ड इनिशियलाइज होता है तो उसको एक प्राइमरी की वैल्यू मिलती है, आइडेंटिफायर मिलता है, और वो आइडेंटिफायर फिर उसको आगे लीड करता है चाइल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ। इसी तरह से अपडेटेड अनॉमली मैंने अभी आपसे डिस्कस भी की, हमने उसकी एग्जांपल्स भी की कि जब भी आप रिकॉर्ड्स को अपडेट करें तो एक जगह पर नहीं, जहां जहां वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है हमें हर जगह उस रिकॉर्ड को अपडेट करना लाजमी है, वरना हमारी जो डाटा है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये 3 बुनियादी अनामली हैं जो कि आप लोगों ने देखनी है। सो आई होप कि आप जो है ना इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ये कुछ मैंने मज़ीद डाटा ऐड किया, वो ये कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है। अब एक हमारे पास कंसेप्ट है DBMS का। तो जो आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अश्योर करते हैं कि आप इस तरह की अनोमलीज ना करें। ठीक है, जब आप डिलीट करने की कोशिश करते हैं किसी रिकॉर्ड को और अगर वो इंटरडिपेंडेंट है तो आपको जो आपका DBMS है वो डिलीट नहीं करने देगा, इंसर्शन बेस टेबल के अलावा आपको नहीं करने देगा, और इस तरह से अपडेशन के अंदर भी आपको कुछ रिजर्वेशंस वो शो करता है, कुछ वो आपको प्रॉपर्टीज पहले आपसे इनिशियलाइज करवाता है, फिर किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करने की परमिशन आपको देता है। तो DBMS इस अनोमली से बचने का एक सोल्यूशन है कि जो किसी हद तक काम करता है, 100% काम नहीं करता, कुछ हमें मजीद भी काम आगे जाके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में भी करने हैं ताकि अनोमलीज ये प्रॉपर रिमूव हो जाएं। और उसके बाद ये उसी की एग्जांपल आगे लिखी हुई है कि जब आपके पास कोई जो है ना वो एक पर्टिकुलर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो आप जो है ना वो सेल्स को और कस्टमर्स को फिर आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ें जो है ना वो आपने समझनी है। तो यहाँ तक आपके पास बेसिक जो है ना वो कंसेप्ट हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। आई रिपीट फॉर मोर देन वंस, मैंने आपके पास ये चीज़ें रिपीट की हैं कि आपने इन चीज़ों को लाजमी तौर पे समझना है, बिकॉज ये ना सिर्फ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंसेप्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये डाटाबेस की अपनी जो अफादियत है, जो उसकी एक्यूरेसी है, उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम इन जो बातों का, इन रूल्स का, इन कॉन्स्ट्रेंट्स का ख्याल नहीं रखते, तब तक जो है ना हमारा डेटाबेस एक्यूरेट नहीं होता। और फाइनल सोल्यूशन इंशाल्लाह नॉर्मलाइजेशन है, तो हम उसकी बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर व्यू कीजिएगा। अगर आपको हमारी कॉमेंट पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।